लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 16 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मुसम्मात सुन रही। टक्का कटपीस 1 गज, छींट 1.5 गज, मलेछिया साटिन 1 गज, साड़ी 1 नग। बालदेव जी कपड़े की पुर्जी बांट रहे हैं। रौतहट स्टेशन के हंसराज बच्छराज मारवाड़ी के यहाँ कपड़ा मिलेगा। खेलावन यादव के दरवाजे पर खड़े होने को भी जगह नहीं। सुबह से पुर्जी बांट रहे हैं, दोपहर हो गई, साड़ी नहीं है। नहीं बालदेव जी, हमको एक साड़ी रोफा की माए एकदम नगन हो गई है बालदेव जी। बालदेव जी कहते हैं, देखिए मौजे भर में सिर्फ 7 साड़ियां दी गई थीं, 4 फर्दी हैं, वो तो मालिक लोगों के घर में पहनने की चीज है, 14 रुपये जोड़ी। बाकी 3 साड़ियों को हमने इस तरह बांट दिया है, ऐसे लोगों को दिया है जो एकदम बेपर्दे। बेपर्दे तो सारा गांव है बालदेव जी। खेलावन यादव कहते हैं, इतने दिनों से जब कमरुद्दीन पुर्जी बांटते थे उस समय गांव की औरतें बेपर्दे और नगन नहीं थीं क्या? भाई जितना है उसी में इंसाफ से बांट बखरा कर लो। कालीचरण जिद कर रहा है, पुर्जी पर 2 गज छींट और लिख दीजिए, हारमोनिया का खोल बनवाएंगे। बालदेव जी नहीं मानते। आदमी के पहनने के लिए कपड़ा नहीं, हारमोनिया ढोलक को चपकन सिलाकर पहनावेगा। देखो तो भला। बालदेव जी का राह चलना मुश्किल हो गया है। कपड़ा की मेमरी मिली है कि बलाए है। दिशा मैदान जाते समय भी लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। जय हिंद बालदेव जी, आए थे तो आपके ही पास। दुलारी का गौना है। अच्छा अच्छा, चलिए हम दिशा से आते हैं। कपड़ा अब कहाँ है? रिचरब में भी नहीं है। रिचरब यानी रिजर्व। सिर्फ कफन और सराध का कपड़ा है, उसी में से कैसे देंगे? कफन और सराध का कपड़ा गौना में? बालदेव जी को क्या मालूम कि दुलारी का गौना 5 साल पहले हो गया है और उसके 3 बच्चे भी हैं। लक्ष्मीदासिन ने रामदास को भेजा था, आचार्य जी आ रहे हैं, आपको तो आजकल छुट्टी ही नहीं रहती, उधर जाते भी नहीं। कंठी लेने की बात हुई थी, सो आपकी क्या राय है? आचार्य जी आ रहे हैं। चादर टीका के लिए चादर के अलावे पूजा विदाई के लिए भी एक जोड़ी धोती चाहिए, बिना कोर की, महीन मार्किन की या नन किलाट की धोती। और कोठारिन जी को भी कपड़ा नहीं है। बड़ी मुश्किल है। रिचरब में थोड़ा कपड़ा है, सो शादी ब्याह और सराध के लिए कैसे दिया जाए? ओह, आचार्य जी महंत साहब के सराध में ही आए हैं, तब ठीक है। श्रीमती नहीं, श्रीमती नहीं, दासिन लक्ष्मी कोठारिन। नान किलाठ 10 गज, फैन मार्किन 10 गज, चद्दर 1। रामदास याद दिला देता है, लंगोटा कोपिन के लिए भी 1 गज। बड़ी मुश्किल है। बालदेव जी को अब रोज 10-15 बार से ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है। क्या किया जाए, बड़ा संकट का काम है। इधर जिला कांग्रेस की मीटिंग भी है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। गांव से झंडा पतक्खा और जत्था भी ले जाना होगा। जिला सेक्रेटरी गंगुली जी ने चिट्ठी दी है, पर्चा भी आया है। चलो चलो पुरैनिया चलो, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। औरत मर्द बाल बच्चा झंडा पतखा और इनकलाब जिंदाबाद करते हुए पुरैनिया चलो। रेलगाड़ी का टिकस? कैसा बेवकूफ है। मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकस लगेगा। बालदेव जी बोले हैं, मिनिस्टर साहब से कहना होगा, कोटा में बहुत कम कपड़ा मिलता है, चलो चलो पुरैनिया चलो। बुरकुआ उगते ही काली थान के पास जमा होकर जुलूस बनाकर चलो। बोलिए एक बार काली माए की जाए, जाए जाए। बोलिए एक बार प्रेम से गन्ही महात्मा की जाए, जाए जाए। फर पेड़ पर घोंसलों में सोए हुए पंछी पंख फड़फड़ाकर उड़े। कालीचरण कहता है, यदि गुलेटा रहता तो अंधेरे में भी 1-2 हरियल को मार गिरा देते। वासुदेव कहता है, चुप रहो, बालदेव जी ने नहीं सुना, नहीं तो अभी फिर अनशन। गिनती करो, कितनी औरत कितने मर्द। अभी बच्चों को मत लो, झंझट होगा। कालीचरण और गूदर सबों की देह छू छू कर गिनते हैं। कालीचरण कहता है, 5 कोरी 4 औरत। गूदर हिसाब करता है, 4 कोरी 10 मर्द। मातवर लोग काहे जाएगा?
मातवर लोग तो हमेशा गदारी करते हैं। बालदेव जी ने आज फिर एक नई बात कही। गदारी? 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 जुलूस में गाने के लिए बालदेव जी को दो ही गीत याद हैं। एक नीमक कानून के समय का सीखा हुआ, आओ बीरो मरद बनो अब जेहल तुम्हें भरना होगा। दूसरा 42 मोमेंट के समय जेहल में सुना था, जिंदगी है किरांती की किरांती में लुटाए जा। लेकिन ये तो सोशलिस्ट पार्टी वाला गाता है, पुराना ही ठीक है। आओ बीरो मरद बनो आज बालदेव जी खुद गाते हैं। सुनरा भी गीत का आखिर धरता है। तंत्रिमा टोली के मंगलू तत्मा को कंपकपी लग जाती है। जेहल? अरे बाप, ये लोग जेहल ले जा रहे हैं। 15 साल पहले उसको चोरी के केस में सजा हुई थी। जेल के जमादार की पेटी की मार वो आज भी नहीं भूला है। 4 हौद पानी रोज भरना पड़ता था। हौद यानी हौज नहीं, वो पेशाब करने के बहाने पीछे रह जाता है और नजर बचाकर घर की ओर भागता है। सब पगला गया है। शहर पुरैनिया, यही है शहर पुरैनिया। पक्की सड़क, हवा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और पक्का मकान। एक रत्ती चिनगी चिनगल जाए, शहर पुरैनिया लूटल जाए। क्या है बोलो तो? आग। गांव के बच्चे आज भी बुझौल बुझाते समय शहर पुरैनिया का नाम लेते हैं। मैरीगंज के इस जुलूस में 4 आदमी ऐसे भी हैं जो शहर पुरैनिया पहले भी आए हैं। बहुत तो आज ही पहली बार रेलगाड़ी पर चढ़े हैं। कलेजा धक धक करता है। जिसके हाथ में गन्ही महात्मा का झंडा रहता है उसे गाट बाबू, चिकेहर बाबू टिकस नहीं मांगता है। सचमुच रेलगाड़ी जय जय काली 6-6 पैसा कहते हुए दौड़ती है। जय जय काली, यही है काली पुल। बालदेव जी दिखलाते हैं, यही काली पुल है। पुल बांधने के समय 5 आदमी की बलि दी गई थी। बाप रे, 5! जय काली। नीमक कानून के समय इसी पुल के नीचे पुलिस के सिपाहियों ने जाड़े की रात में वॉलटियरों को लाकर पानी में भिंगो भिंगो कर पीटा था। पानी में डुबो देता था, सिर को हाथ से गोते रहता था, दम फूलने लगता था, नाक में पानी चला जाता था। वो है अस्पताल। अपने गांव का अस्पताल तो इसके सामने बुतरू है। बुतरू यानी बच्चा। जेहल? यही जेहल। जेहल नहीं ससुराल। यार हम बिहा करन को जाएंगे। आओ बीरो जेहल भरो। फुलिया पुरैनिया टीसन से कुछ ढूंढ रही है। खलासी जी तो काला कुर्ता पहनते हैं। ये है कचहरी। यहीं कर कचहरी में लोग मर मुकदमा करने के लिए आते हैं। इसी तरह उपसर्ग लगाकर सब बोलते हैं। कर कचहरी, खर खजाना, गर गरामित, घर घरहट, चर चुमौना, जर जमीन, पर पंचायत, फर फौजदारी, बर बारात, मर मुकदमा या मर महाजन। शहर के लोग भी अचरज से इस जुलूस को देख रहे हैं। इनकिलाब जिंदाबाग। कचहरी के मोड़ पर फल की दुकान पर बैठे हुए मौलवी साहब हंसते हैं। सब कपड़ा लेने आए हैं। जाओ जाओ, मिलेगा कपड़ा। इनकलाब बोलता है, मतलब भी समझता है या? झंडा, बड़ा झंडा आसमान में लहरा रहा है। वही है राम किसुन आश्रम। यहां सब कोई खड़े हो जाओ। कपड़ा ठिकाने से पहन लो। उस कल के पास जाकर मुंह धो लो। डरते हो काहे? बालदेव जी है। यहां से 70 बंदी होकर चलना होगा। बालदेव जी सबसे आगे रहेंगे। सबसे पहले कालीचरण नारा लगाएगा, इनकलाब। तब तुम लोग एक साथ कहना जिंदाबाग। वैसे गड़बड़ा जाता है। कालीचरण कहेगा अंग्रेजी राज। तुम लोग कहना ना आंसू। लगाओ लारा कालीचरण। कालीचरण छाती का जोर लगाकर चिल्लाता है, इनकलाब। नाश हो जिंदा नाश। ठहरो, नहीं हुआ। शिवनाथ चौधरी जी, गंगुली जी, शशांक जी, नाथ बाबू सभी आश्चर्य से देखते हैं। चौधरी जी बालदेव पर बड़े खुश हैं। नाथ बाबू कहते हैं, ऐसे ही सभी वर्कर अपने फील्ड में वर्क करें तो 2 महीने में इतने गांव को अकेले ही ऑर्गेनाइज कर लिया कि मेंबर हो गए। गांगुली जी तो बालदेव को पहले से ही आप कहते हैं। आज नाथ बाबू भी आप कहते हैं। चौधरी जी कहते हैं, अरे बालदेव चरखा सेंटर खुलवाओ। रचनात्मक काम कुछ होता है या नहीं? खादी भंडार वाले 36 बाबू कहते हैं, खादी भंडार में खांटी गाय का घी भेजो देहात से बालदेव। सचमुच बालदेव जो ज्ञानी आदमी है, बड़े आदमी है। जिस सीढ़ी वाली चौकी पर बाबू बबुआन लोग टोपी पहनकर बैठे हैं, उसी पर बालदेव जी बैठे हैं।
अरे वो कौन है? बौना, 1.5 हाथ का आदमी। देखने में 4 साल के लड़के जैसा लगता है। दाढ़ी मूछ देखो, बोली कितनी भारी है। दुदुक्का में तो सबों की बोली भारी मालूम होती है। दुदुक्का यानी लाउड स्पीकर का भौंपा। किसी की बोली समझ में नहीं आती है। ना जाने कौन देश की बोली बोलता है। हिंदुस्तान, आजादी और गांधी जी को छोड़कर और कोई बात नहीं बूझी जाती है। ताली काहे बजाया? बस सभा खत्म। मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? कौन? वही दुबला पतला बड़ी बड़ी मोछ वाला आदमी। बोलता था एकदम प्रेम से, आस्ते आस्ते। माथा की टोपी भी लब्बड़ झब्बड़। उस बार गांव में दारोगा साहब आए थे, देखा था। सारी देह में चमोटी लपेटा हुआ था। मिनिस्टर साहब ऐसे ही हैं। ये कैसा हाकिम? कालीचरण कहता है, मिनिस्टर साहब नहीं, ये रजिन्न बाबू थे। सुराजी कीर्तन में रोज सुनते हो नहीं? दिसवा के खाते मजरूल हक भैले फकिरवा हो, दीन भैले रजिन्नन प्रसाद देशवासियो। देश की खातिर अपना सब हक, हिस्सा, जगह, जमीन, माल मवेशी गवाकर फकीर हो गए। आजकल मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है। ठीक है, होगा नहीं। देश की खातिर अपना मजरूल हक माने बिल्कुल हक खत्म कर दिया। चौधरी जी ने बालदेव जी को 10 रुपये का नोट दिया है। सबों को जलपान करा देना। जय जय, चलो चलो। कालीचरण कहाँ है? वासुदेव भी नहीं है। नहीं नहीं, लौटते समय लारा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन कालीचरण और वासुदेव कहाँ रह गए? भीड़ में से किसी ने कहा, वे दोनों एक पैजामा वाला सुराजी बाबू के साथ न जाने कहाँ जा रहे थे। बोला, कल जाएंगे। पैजामा वाला सुराजी बाबू? लेकिन बिना पूछे क्यों गया? शहर वाली बात है। बालदेव जी आजकल कालीचरण पर खुश नहीं। कालीचरण भी आजकल बालदेव जी से अलग थलग रहता है। कालीचरण नहीं, कामरेड कालीचरण। कामरेड माने साथी। हम सभी साथी। आप भी साथी। यहां कोई लीडर नहीं, सभी लीडर सभी साथी हैं। अच्छा कामरेड, आपके गांव में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग हैं? यादव? ठीक है। भूमिहार? एक घर भी नहीं। गुड। जुलूस में कितने आदमी थे? सब क्या बालदेव जी से प्रभावित हैं? माने ब्लाइंड फॉलोअर, यानी आंख मूंद कर विश्वास करने वाले तो नहीं? अंधभक्त तो नहीं? जी, अंधा भक्त तो महंत सेवादास था, सो मर गया। उसकी कोठारिन तो। ठीक है, अच्छी बात है। आपने सारी बातें समझ ली ना? मेंबरी की जिल्द ले जाइए। कुछ लिटरेचर दे दीजिए इनको। राजबल्ली जी, जरा कामरेड सैनिक जी को इधर भेज दीजिए। ये हैं कामरेड गंगा प्रसाद सिंह यादव सैनिक जी, और आप लोग हैं कामरेड कालीचरण और क्या नाम? हाँ, वासुदेव जी। आज मेरीगंज से रामकृष्ण आश्रम में जो जुलूस आया था, इन्हीं लोगों की सरदारत में पार्टी प्लेस पर साइन कर दिया है। मेरीगंज में सबसे ज्यादा यादवों की आबादी है। वहां आपका जाना ही ठीक होगा। वहां ऑर्गेनाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही, बस बालदेव है एक। अच्छा कामरेड कालीचरण, आपको कुछ और पूछना है? सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री जी पूछते हैं। जी, यदि हम कोई काम करने लगे, 10 पब्लिक की भलाई का काम, और उसको कोई हिंसा बात कहकर रोके, तो हम क्या करेंगे? कालीचरण को बस यही पूछना है। जिला मंत्री जी कुछ सोचने लगते हैं। लेकिन कामरेड राजबल्ली को कुछ सोचने में समय नहीं लगता। बस तुतलाने में कुछ देरी लगे तो लगे। अरे कामरेड, उसे साफ लफ्जों में कह दीजिए कि 42 के मूवमेंट में अहिंसा के भरोसे रहते तो आज गद्दी नसीब नहीं होती। उससे साफ लफ्जों में कह दीजिए कि तुम रिएक्शनरी हो, डिमोरलाइज्ड हो। ये समझ लीजिए। ये ले जाइए। डायलेक्ट, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, समाजवाद ही क्यों, 2 किताबें। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लाल पताका की एक कॉपी ले जाइए। इसका ग्राहक बनाइए। लाल झंडा ले लिया है ना? लाल झंडा? उठ मेहनत का शब होश में आ, हाथ में झंडा लाल उठा, जुल्म का नामो निशान मिटा, उठ होश में आ, बेदार हो जा। कामरेड कालीचरण और कामरेड वासुदेव, सुशलिंग पार्टी। रास्ते में कालीचरण वासुदेव को समझाता है, यही पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है। क्रांति दल का नाम नहीं सुना था? बम फोड़ दिया फटाक से मस्ताना भगत सिंह, ये गाना नहीं सुने हो?
वही पार्टी है, इसमें कोई लीडर नहीं। सभी साथी हैं, सभी लीडर हैं। सुना नहीं, हिंसावाद तो बुर्जुआ लोग बोलता है। बालदेव जी तो बुर्जुआ हैं, पूंजीवाद है। इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। बुर्जुआ, बेटी दुर्जुआ, पूंजीवाद, पूंजीपति, जालिम जमींदार, कमाने वाला खाएगा। इसके चलते जो कुछ हो। अब बालदेव जी की लीटरी नहीं चलेगी। हर समय हिंसावाद, कुछ करो तो बस अनशन। कपड़ा की मेंबरी किसी तरह मिल जाए तब देखना। स्टेशन पर वासुदेव जी ने एक किताब खरीदी, सिर्फ एक आने में। लाल किताब एक आदमी झोली में लेकर बेच रहा था। ईशु संदेश। 2 किताबें हुई अब, ईशु संदेश और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 16, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 17, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आचार्य गुरु काशी जी से आए हैं। सभी मठ के जमींदार हैं आचार्य गुरु। साथ में 30 मूर्ति आए हैं। भंडारी, अधिकारी, सेवक, खास, चिलमची, अमीन, मुंशी और गवैया। साधुओं के दल में एक नागा साधु भी है। यद्यपि वो दूसरे मत को मानने वाला मूर्ति है, फिर भी आचार्य जी उसको साथ में रखते हैं। बड़ा करोधी मूर्ति है। हाथ में छोटा सा कुल्हाड़ा रखता है। लंबी दाढ़ी, जटा, सारे देह में भभूत और कमर में सिर्फ चांदी की सिकड़ी। नंगा रहता है। महंत साहब के साथ वो जिस मठ पर जाता है, वहां के महंत और अधिकारी को छट्टी का दूध याद करा देता है। क्या मजाल की सेवा में किसी किस्म की तरोटी हो। तरोटी यानी त्रुटि। इसीलिए आचार्य गुरु उसको साथ में रखते हैं। नागा बाबा जब गुस्सा होते हैं तो मुंह से अश्लील गालियों की झड़ी लग जाती है। आते ही लक्ष्मीदास इन पर बरस पड़े। तेरी जात को मच्छर काटे हरामजादी रंडी, तैं समझती क्या है नी? हैं? दुनिया को तैं अंधा समझती है? बोल, लाल मिर्च की बुकनी डाल दूं? छिनाल, तैं आचार्य गुरु को गाली देती है। तेरे मुंह में कुल्हाड़े का डंडा डाल दूं? बोल। साली कुत्ती, साधु का रगत बहाती है और बाबू लोग से मुंह चटवाती है। दूं अभी तेरे गाल पर चांटा। हट जाए यहां से, कार्तिक की कुतिया। लक्ष्मी हाथ जोड़कर बैठी रहती है। नागा साधु की गालियों पर लोग ध्यान नहीं देते, बुरा नहीं मानते। वो तो आशीर्वाद है। वो नागा बाबा का पांव पकड़कर कहती है, क्षमा कीजिए प्रभु, दासिन का अपराध। रामदास की तो खड़ाऊं से पीटते पीटते देह की चमड़ी उधेड़ दी है नागा बाबा ने। सुअर के बच्चे, कुत्ते के पिल्ले, तय महंत बनेगा रे? आ इधर, तुझको खड़ाऊं से टीका दे दूं महंत ही का। तेरी बहन को खटा, तेरी मां को खटा, घसियारे का बच्चा, जा लक्कड़ लाकर धूनी में डाल। लरसिंहदास खुश है, इसीलिए तो वो अगवानी करने स्टेशन तक गया था। सारी बातें सुनकर आचार्य जी भी क्रोध से लाल हो गए थे। दासिन को मठ से निकालना होगा। नागा बाबा को 5 भर गांजा दिया है नरसिंहदास ने। अधिकारी जी को 100 रुपया कबूला है। महंत तो धरी हुई है। सतगुरु की दया है। आचार्य गुरु ने लक्ष्मी से स्पष्ट कह दिया है, रामदास को महंती का टीका नहीं मिल सकता। क्या सबूत है कि वो महंत सेवादास का चेला है? कहीं लिखा हुआ? कोई वील है? पंथ के नियम के मुताबिक चेलाहीन मंठ का महंत आचार्य जी ही बहाल कर सकता है। तू मठ पर नहीं रह सकती। सेवादास ने तुझे रखेलिन बनाया था। सेवादास नहीं है। अब तू अपना रास्ता देख। साहिब की जो मर्जी। साहिब की मर्जी? नागा बाबा की जो मर्जी। नागा बाबा रात में उठकर एक बार चारों ओर देखते हैं, फिर लक्ष्मी की कोठरी की ओर जाते हैं। खाली पैर। खड़ाऊ तो खटखट करेगी। हरामजादी किवाड़ बंद करके सोती है। यहां कौन सोया है? वही पिल्ला रामदसवा। अरे उठ, तेरी जात को मच्छर काटे। दासिन को जगा। बाबा का गांजा मारकर सेज पर सोई हुई है। कहाँ है मेरा गांजा? जानता नहीं, 3 भर रोज की खुराकी है। कहाँ है? सरकार, आधी रात में गांजा? चुप हरामजादे, दासिन को जगा। आज्ञा प्रभु। लक्ष्मी किवाड़ खोलकर निकलती है। गांजा कहाँ है? हाजिर है सरकार। लक्ष्मी एक बड़ी सी पुड़िया नागा के हाथ में देती है। अरे, हरामजादी के पास इतना गांजा कहाँ से आया? पूरा 3 भर मालूम होता है।
ये साला रमदसवा कोढ़ी का बच्चा यहां खड़ा होकर क्या करता है? अबे सुअर के बच्चे, ते यहां खड़ा होकर क्या करता है? खटखटाक। लक्ष्मी जल्दी से किवाड़ बंद कर लेती है। अच्छा, कल देखना, तुझे बाल पकड़ मठ से घसीट कर नहीं निकाला तो कसम गुरु मचेंद्र नाथ की। नरसिंहदास एकांत में एक बार लक्ष्मी से कहना चाहता है, तुम घबराओ मत लक्ष्मी, महंत तो मैं ही बनूंगा, तुम मठ में ही रहोगी, तुमको मठ से कोई निकाल नहीं सकता, तुम निराश मत हो। लेकिन मौका ही नहीं मिलता है, शायद सुबह ही लक्ष्मी कहीं चली न जाए। आचार्य गुरु के जवान अधिकारी को भी रात भर नींद नहीं आई। पुरैनिया जिला में कंबल के नीचे भी घुसकर ससुरी मच्छर काटे हैं हो। सुबह को लक्ष्मी बालदेव जी के पास जाती है। बालदेव जी पुर्जी बांट रहे थे। सारी बातें सुनकर बोले, कोठारिन जी, आचार्य गुरु तो सभी मठ के नेता हैं, वे जो करेंगे वही होगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बड़ा धर्म संकट है, किसी के धर्म में नाक घुसाना अच्छा नहीं है। तीसरे पहर टीका होगा, हम आवेंगे। लक्ष्मी दासिन को बालदेव जी पर पूरा भरोसा था। तहसीलदार साहब घर में नहीं है, डॉक्टर साहब पर पंचायत में नहीं जाते हैं। सिंह जी सुनकर गुम हो गए। खेलावन जी ने तो बालदेव जी पर ही बात फेंक दी, जाने बालदेव, सतगुरु हो, कोई उपाय नहीं। साहेब बंदगी कोठारिन जी। कौन? कालीचरण बबुआ? दया सतगुरु के। हाँ, टीका कब होगा? कीर्तन नहीं करवाइएगा? लक्ष्मी दासिन कालीचरण को रो रो कर सुनाती है, काली बाबू, ऐसी खराब खराब काली, उफ, सतगुरु हो, मैं अब कहाँ जाऊंगी? कौन सहारा है मेरा? अच्छी बात, आप कोई चिंता मत कीजिए। बालदेव जी क्या करेंगे? वो तो बुरजुआ है, रोइए मत। लक्ष्मी देखती है कालीचरण को। उस बार प्रयाग जी के जादूघर में एक आबलूस की मूर्ति देखी थी, ठीक ऐसी ही। मठ पर सभी साधु सती, बाबू बबुआन, दास सेवकान शमियाने में बैठे हैं। नरसिंहदास ने सिर का जुल्फा छिलवा लिया है, अधकट्टी मूछ को भी मुड़वा लिया है। साधुओं की भाषा में कहते हैं मोछ बहदरा। सफेद मलमल की नई लंगोटी और कोपीन, देह पर चादर नहीं है। चादर तो आचार्य गुरु देंगे। आचार्य गुरु का मुंशी इकरारनामा और सूरत हाल लिख रहा है। लक्ष्मी एक किनारे चुपचाप बैठी है। जमीन पर रामदास की सारी देह में हल्दी चूना लगा है। बालदेव जी को लक्ष्मी पर बड़ी दया आ रही है, लेकिन क्या किया जाए? सभी साधु सती सेवक सेवकान सुन लीजिए। आचार्य जी का मुंशी दलील पढ़ता है। लिखित नरसिंहदास चेले गोवर्धन दास मोतफा जात बैरागी फिरके। अब आप लोग इस पर दस्तखत कर दीजिए। लक्ष्मी फूट फूट कर रो पड़ती है, सतगुरु हो। तय चुप रहे हरामजादी, चुप रहती है, लगाऊ डंडा। नागा बाबा चिल्लाते हैं, तय चुप। जो दस्तखत करना जानते हैं दस्तखत कर रहे हैं। बालदेव जी ने भी दस्तखत कर दिया। उनका हाथ जरा भी नहीं कांपा। कालीचरण दलील हाथ में लेकर उठता है। आचार्य जी, आप कहते हैं महंत सेवादास बिना चेला के मरा है। आप क्या गांव के सभी लोगों को उल्लू ही समझते हैं? कालीचरण, बालदेव मना करते हैं, बैठ जाओ। कालीचरण, खेलावन यादव डांटते हैं। लेकिन कालीचरण आज नहीं रुकेगा। कोई हिंसाबाद कहे या अनशन करे, वो भी भाखन दे सकता है। हम जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि रामदास इस मठ का चेला है, महंत सेवादास का चेला है। उसको महंत ही का टीका न देकर आप एक नंबरी बदमाश को महंत बना रहे हैं। मठ में हम लोगों के बाप दादा ने जमीन दान दी है, ये किसी की बपौती संपत्ति नहीं। तेरी जात को मच्छर काटे। चुप साले कुत्ते के बच्चे, अभी कुल्हाड़े से तेरी माँ को। चुप रहे बदमाश। कामरेड बासदेव उछलकर खड़ा होता है। पकड़ो शैतान को। कामरेड सुंदर चिल्लाता है, भागने न पावे, मारो, ले पकड़ पकड़, मार मार हो। रुको ए बासदेव, ए सुंदर, ए। नागा बाबा दाढ़ी छुड़ाते हैं, जटा छुड़ाते हैं। थप्पड़ों की मार से आंखों के आगे जुगनू उड़ते नजर आते हैं। गांजे का नशा उतर गया है। आखिर दाढ़ी और जटा नचवाकर कुल्हाड़ा छोड़कर ही भागते हैं। पकड़ो पकड़ो, छोड़ दो, अब मत मारो। नागा बाबा भागे जा रहे हैं। भभूत लगाया हुआ नंग धड़ंग शरीर, बिखरी हुई जटा, दौड़ते समय उनकी सूरत और भी भयावनी मालूम होती है। गांव के कुत्ते पागल हो जाते हैं। भौं भौं।
नागा बाबा के पीछे दर्जनों गंवार कुत्ते दौड़ रहे हैं। अधिकारी महंत लरसिंह दास तो चार चांटे में ही चैं बोल जाते हैं। नहीं लेंगे महंत ही, छोड़ दीजिए हमको। छोड़ दो छोड़ दो, कालीचरण हुक्म देता है। लरसिंह दास भी भागते हैं। पंचों को लकवा मार गया है। साधुओं की हालत खराब है। पंचों के मुंह पर हवाइयां उड़ रही हैं और सबों के बीच कालीचरण हाथ में दलील लेकर सिकंदर शाह बादशाह की तरह खड़ा है। पलक मारते ही क्या से क्या हो गया, जैसे रामलीला का धनुष जग हो गया। अब आचार्य जी, हम आपसे अर्ज करते हैं कि सूरत हाल पर रामदास जी का नाम चढ़ाकर महंत ही का टीका दे दीजिए। आचार्य गुरु कांपते हुए कहते हैं, बबुआ, हम तो सतगुरु की दया से, हमको तो लोगों ने कहा कि सेवादास का कोई चेला ही नहीं था। जब रामदास उसका चेला है तो वही महंत होगा। मुंशी जी, लिखिए सूरत हाल, ले आओ चादर दही का बर्तन। रामदास नहा धोकर देह के हल्दी चूने के दाग को छुड़ा आया है। दही का टीका कपाल पर पड़ते ही सारी देह की जलन मिट गई। सतगुरु हो, सतगुरु हो। पूजा विदाई लिए बिना ही आचार्य जी आसन तोड़ रहे हैं। पंचायत के लोग भी चुपचाप अपने अपने घर की ओर वापस होते हैं। लक्ष्मी हाथ में पूजा विदाई की थाली लेकर खड़ी है। कबूल हो प्रभु, दासिन का अपराध क्षमा करो प्रभु। काली बाबू, बालदेव जी उलट कर देखते हैं। लक्ष्मी कालीचरण को बुलाकर अंदर ले जा रही है। कालीचरण ने अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है, हिंसावाद किया है। इस बार 2 दिन का अनशन करना पड़ेगा। खेलावंजी जाति बिरादरी की पंचायत बुलाकर सब बदमाशों को ठीक करेंगे। हे भगवान, साधुओं के शरीर पर हाथ उठाना। कालीचरण कुश्ती लड़ता है। उस्ताद ने कहा है, कुश्ती लड़ने वालों को औरतों से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। वो 5 हाथ से ज्यादा दूरी पर खड़ा है। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 17, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 18, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। क्या नाम? सनिच्चर में है। तो कितने दिनों से खांसी होती है? कोई दवा खाते थे या नहीं? क्या थूक से खून आता है? कब से? कभी कभी। एक साफ डिब्बा में रात भर का थूक जमा करके ले आना। इधर आओ, जोर से सांस लो। 1 2 3 बोलो। जोर से। हाँ ठीक है। क्या नाम? दासू गोप। पेट देखें? पिल ही है। सुई लगेगी। सुई के दिन पुर्जी लेकर आना। कल खून देने के लिए सुबह ही आ जाना, समझे? क्या नाम? निर्मला। डॉक्टर बाबू, एक बूढ़ा हाथ जोड़कर आगे बढ़ाता है, गिड़गिड़ाता है, हमारी बेटी है। आज से करीब 1 साल पहले भौमरा ने एक आंख में झांटा मारा। इसके बाद दोनों आंखें आ गईं। बहुत किस्म की जंगली दवा करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो एकदम नहीं सूझता। बला की खूबसूरत है ये निर्मला। दूध की तरह रंग है चेहरे का, विशुद्ध मिथिला की सुंदरता। भौरे ने गलती नहीं की। आंखें देखें और आगे बढ़ाइए। आह, एक बूंद आई ड्रॉप के बगैर 2 सुंदर आंखें सदा के लिए ज्योतिहीन हो गईं। अब तो इलाज से परे है। डॉक्टर ने आंखों की पपनियां उलटकर रोशनी की हल्की रेखा भी खोजने की चेष्टा की। पुतलियां कफन की तरह सफेद हो गई हैं। वो सोचता है, यदि तूलिका से इन पुतलियों में रंग भरा जा सकता। हाँ, कोई चित्रकार ही अब इन आंखों को सुंदर बना सकता है, ज्योति दे सकता है। डॉक्टर बाबू, रोगनी कहती है, आवाज में कितनी मिठास है। बहुत नाम सुनकर आई हूं, बहुत उम्मीद लेकर आई हूं 22 कोस से। भगवान आपको जस दे। प्रकाश दो, प्रकाश दो। अंधेरे में घुटता हुआ प्राणी छटपटा रहा है। आत्मा विकल है। रोशनी दो। डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर को भावुक नहीं होना चाहिए। घबराइए नहीं, दवा दे रहा हूं। यहां ठीक नहीं होगा तो पटना जाना पड़ेगा। हाँ, दूसरा रोगी क्या नाम है? रामचलित्तर सा। क्या होता है? जी कुछ खाते ही कह हो जाता है। पानी भी। कब से? 7 दिन से।
अरे 7 दिन से। जरा इधर आओ। जी। बीमारी तो घर पर है। घर कहाँ? जी, सरसोनी बिजलिया, यहां से कोस 10 है। हठात सभी रोगी एक ओर हट जाते हैं। खूंखार जानवर को देखकर जिस तरह गाय बैलों का झुंड भड़क उठता है, सभी के चेहरे का रंग उतर जाता है। औरतें अपने बच्चों को आंचल में छिपा लेती हैं। सबकी डरी हुई निगाहें एक ही ओर लगी हुई हैं। डॉक्टर उलटकर देखता है। एक अधेड़ स्त्री, भद्र महिला। कहिए, क्या है? डॉक्टर बाबू, ये मेरा नाती है, बस यही एक नाती। मेरी आंखों का जोत है ये। 1 साल से पाखाने के साथ खून आता है। इसको बचा दीजिए डॉक्टर बाबू। ये नहीं बचेगा। घबराइए नहीं। इधर आओ तो बाबू। क्या नाम है? गणेश? वाह, जरा पेट दिखलाइए तो गणेश जी। गणेश की नानी दवा लेकर चली जाती है। रोगियों का झुंड फिर डॉक्टर के टेबल को घेर लेता है। चिचाई की मां कहती है, पार्वती की मां थी, डायन है। 3 कुल में एक को भी नहीं छोड़ा, सबको खा गई। पहले भतार को, इसके बाद देवर देवरानी, बेटा बेटी, सबको खा गई। अब एक नाती है, उसको भी चबा रही है। चिचाई की मां ने ऐसा मुंह बनाया मानो वो भी कुछ चबा रही हो। डॉक्टर चिचाई की मां को देखता है। काली मोटी गंदी और झगड़ालू ये बुढ़िया चिचाई की मां, जो बेवजह बकती रहती है, चिल्लाती रहती है। ये डायन नहीं। सुमृत दास उस दिन कहता है, चिचाई की माएँ तो जनाना डॉक्टर हैं। 5 महीने के पेट को भी इस सफाई से गिरा देती है कि किसी को कुछ मालूम भी नहीं देता। ये डायन नहीं और गणेश की नानी डायन है। आश्चर्य। गणेश की नानी बुढ़ापे में भी जिसकी सुंदरता नष्ट नहीं हुई, जिसके चेहरे की झुर्रियों ने एक नई खूबसूरती ला दी है। सिर के सफेद बालों के घुंघराले लठ, होठों की लाली ज्यों की त्यों है। ठुड्डी में एक छोटा सा गड्ढा है और नाक के बगल से एक रेखा निकल नीचे ठुड्डी को छू रही है। सुंदर दंत पंक्तियां। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है, लेकिन लोग इसे डायन कहते हैं। आश्चर्य। कहाँ रहती है? इसी गांव में। कालीचरण का घर देखा है ना, उसी के पास। बैस बनिया है। कितना ओझा गुनी थक गया, इसको बस नहीं कर सका। जितिया परब की रात में कितनी बार लोगों ने इसको कोठी के जंगल के पास गोदी में बच्चा लेकर नंगा नाचते देखा है। जितिया परब यानी जीताष्टमी। गैनू भैंसवार ने एक बार पकड़ने की कोशिश की थी। ऐसा झरका बाण मारा, झरका बाण यानी अग्निबाण, कि गैनू के सारे देह में फफोले निकल आए। दूसरे ही दिन गैनू मर गया। रोज रात में डॉक्टर केस हिस्ट्री लिखने बैठता है। अभी उसके हाथ में काला आजार के 50 ऐसे रोगी हैं जिनके लक्षण काला आजार के निदान को भटकाने वाले साबित हो सकते हैं। 1 का सेबी मंडल, उम्र 35, हिंदू, मर्द, गांव मेरीगंज, पोलिया टोली। तकलीफ, दांत और मसूड़े में दर्द, दतुअन करने के समय खून निकलना, मुंह महकना, देह में खुजली, भूख की कमी। बुखार नहीं। निदान पायोरिया। दवा कार्बोलिक की कुल्ली, विटामिन सी का इंजेक्शन। खा 15 दिन के बाद शाम को सरदर्द की शिकायत, बुखार 99.5, रात में पसीना, कैल्शियम पाउडर। गा 5 दिन के बाद पेट खराब हो गया, बुखार 100, कार्मिनेटिव मिक्सचर, काला आजार के लिए खून लिया गया। घा अल्डेहाइड टेस्ट का फल, ++ काला आजार, चिकित्सा न्यूस्टिबोसन का इंजेक्शन। 2 का तेतरी, उम्र 17, हिंदू औरत, गांव पासवान टोली मेरीगंज। तकलीफ, हड्डियों के हर जोड़ में दर्द, कभी कभी नाक से खून गिरता है। बुखार नहीं। थर्मामीटर से देखा 99.5। भूख नहीं। रोग अनुमान गठिया वात। दवा विटामिन बी का इंजेक्शन, मालिश का तेल, WR के लिए खून लिया। खा WR गर्मी नहीं। गा 1 सप्ताह बाद नाक से खून गिरा, पेट खराब हुआ,
काला आजार के लिए खून लिया। घा, अल्डिहाइड टेस्ट का फल, संदेहात्मक, फिर खून लिया। गा, ब्रह्मचारी टेस्ट का फल, धनात्मक, चिकित्सा, यूरिया स्टीबामाइन, ब्रह्मचारी। 3 का, रामेसर का बच्चा, उम्र 2 महीने, नाभि में घाव, रात में रोता है, दूध फेंकता है, मां को कैल्शियम पाउडर। खा, 1 सप्ताह के बाद सारे देह में चकत्ते, अनुमान एलर्जिक। गा, 4 दिन के बाद, चकत्तों में पानी भर गया है, WR के लिए मां का खून लिया, फल ऋणात्मक, नहीं। घा, काला आजार के लिए मां का खून लिया, फल ऋणात्मक, नहीं। काला आजार के लिए बच्चे का खून लिया, फल धनात्मक धनात्मक धनात्मक, काला आजार। और इस बच्चे की यदि मृत्यु हुई तो जरूर किसी डायन के मत्थे दोष मढ़ा जाएगा, देह में फपोले, गणेश की नानी पर ही संदेह किया जाएगा। गणेश की नानी, न जाने क्यों वो गणेश की नानी से कोई प्यारा सा संबंध जोड़ने के लिए बेचैन हो गया है। कमली कहती है, मौसी, मौसी में बहुत गुण हैं, सीकों से बड़ी अच्छी चीजें बनाती हैं, फूलदानी, डाली, पंखे, कशीदा कितना सुंदर काढ़ती हैं, पर्वत, त्योहार और शादी ब्याह में दीवार पर कितना सुंदर चित्र बनाती हैं, कमल के फूल, पत्ते और मयूर, चौक कितना सुंदर पूरती है। वो भी उसे मौसी कहेगा। मौसी? कौन? मैं हूं डॉक्टर। गणेश कहाँ है? डॉक्टर बाबू आप? आइए बैठिए। गणेश सो रहा है। मैं तो अचकचा गई, किसने मौसी कहकर पुकारा। बूढ़ी की आंखें छलछला आती हैं। मौसी, सुना है तुम एक खास किस्म का हलवा बनाती हो। मौसी हंस पड़ती है। अरे दुर, किसने कहा तुमसे? पगली कमली ने कहा होगा जरूर। कमली कैसी है अब? इधर तो बहुत दिन से आई ही नहीं, पहले तो रोज आती थी। अच्छी है, अच्छी हो जाएगी। मौसी एक बात पूछूं, तुम्हारी कोई बहन, माँ, बेटी या और कोई सहरसा इलाके में हनुमानगंज के पास कभी रहती थी? डॉक्टर अपने बेतुके सवाल पर खुद हंसता है। सहरसा इलाके में हनुमानगंज के पास? रहो, याद करने दो। नहीं तो क्यों, क्या बात है? यूं ही पूछता हूं। ठीक तुम्हारे ही जैसी एक मौसी वहां भी है। बात को बदलते हुए डॉक्टर कहता है, मुझे एक फूल की डाली दो ना मौसी। उफ, सचमुच डायन है ये बुढ़िया। इसकी मुस्कुराहट में जादू है, स्नेह की बरसा करती है, ऐसी आकर्षक मुस्कुराहट। गणेश बड़ा भोला भाला लड़का है, बड़ा खूबसूरत, गोरा रंग, लाल होठ और घुंघराले बाल उसे नानी के पक्ष से ही मिले हैं। बड़ा अकेला लड़का मालूम होता है। मौसी कहती है, किसके साथ खेले? गांव के बच्चे अपने साथ खेलने नहीं देते, मेरे ही साथ खेलता है। गणेश जी जरा पेट दिखाइए तो। मौसी, कल इसे सुबह ले आना तो, खून लूंगा, होंठ मुरझाए रहते हैं। गणेश को अब एक मामा मिल गया। सचमुच ऐसा हलवा कभी नहीं खाया मौसी, विश्वास करो। गणेश को भी दो, कोई हरज नहीं। मामा देखो। गणेश गले में स्टेथोस्कोप डालकर हंसता है। वाह, मेरा भांजा डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर जब मौसी के घर से निकला तो उसने लक्ष्य किया, कालीचरण के कुएं पर पानी भरने वाली स्त्रियों की भीड़ लग गई है। सभी आंखें फाड़े मुंह बाएं आश्चर्य से डॉक्टर को देखती हैं। इस डॉक्टर को काल ने घेरा है शायद। लाल सलाम। कालीचरण मुट्ठी बांधकर सलाम करता है और डॉक्टर को एक लाल पर्चा देते हुए कहता है, कामरेड मंत्री जी आपको पहचानते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, कृष्णकांत मिश्र जी। आइए आइए, जरूर आइए। कमाने वाला खाएगा, इसके चलते जो कुछ हो। किसान राज कायम हो, मजदूर राज कायम हो। प्यारे भाइयों, तारीख को मेरीगंज कोठी के बगीचे में किसानों की एक विशाल सभा होगी। सोशलिस्ट पार्टी पूर्णिया के सहायक मंत्री साथी गंगा प्रसाद यादव सैनिक जी, परसों सभा है, आइएगा। लाल सलाम। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 18, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 19, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।
चलो चलो सभा देखने चलो। सोशलिस्ट पार्टी की सभा की खबर ने संथाल टोली को विशेष रूप से आलोड़ित किया है। गांव में अस्पताल खुलने की खुशखबरी की कोई खास प्रतिक्रिया संथालों पर नहीं हुई थी। गांव के लड़ाई झगड़े और मेल मिलाप से भी उन्हें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये सभा जमीन जोतने वालों की, कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती संथाल किसानों के दिमाग की मुद्दत से उलझी हुई गुत्थी का सही सुलझाव, जमीन जोतने वालों की सभा। जमीन किसकी? जोतने वालों की। जो जोतेगा वो बोएगा, जो बोएगा वो काटेगा, कमाने वाला खाएगा। इसके चलते जो कुछ हो, कालीचरण समझा रहा है। चारों ओर स्वस्थ सुडौल स्वच्छ और सरल इंसानों की भीड़, श्याम मुखड़ों पर सफेद मुस्कुराहट, मानो काले बादलों में तीज के चांद के सैकड़ों टुकड़े। बिरसा मांझी का जवान बेटा मंगल मांझी कालीचरण के वाक्यों को गीतों की कड़ी में जोड़ने की चेष्टा करता है। जो हिरे जोत बे सो हिरे बोए बे। सनिया मुर्मू कालीचरण की हर बात पर खिलखिलाकर हंसती है। सरगम के सुर में हंसती है सनिया, तीतर की आवाज की तरह है। पीछे की ओर झूलता हुआ रंगीन आंचल रह रहकर चंचल हो उठता है, मानो नाचने के लिए मोरनी पंख तौल रही हो। उसके चरण थिरकने के लिए चपल हो उठते हैं। मनर की मंद आवाज रिंग रिंग ताधिनता, डिग्गा की अटूट ताल डा डिग्गा डा डिग्गा। उन्मुक्त स्वर लहरी, जो हिरे जोत बो सो हिरो बोए बो। मुरली की लय पर पायलों का छुम छुम छन्न छन्न, डा डिग्गा रिंग रिंग ताधिनता। चल चल रे सभा देखेला। 4 पुश्त पहले की बात, संथाल परगना के 3 पहाड़ी अंचल की पथरीली माटी का मुंह तोड़कर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते को तय करके जब इनके पूर्वज इस गांव की नरम माटी पर आकर बसे थे, गांव वालों ने जमींदार के पास जाकर फरियाद की थी, हुजूर, माई बाप जंगली लोग हैं, सुनते हैं तीर धनुष से जान मार देने पर भी सरकार बहादुर इनको कुछ नहीं कर सकता है, इन्हें हरगिज नहीं बसाया जाए हुजूर। लेकिन जमींदार ने समझाकर कहा था, ऐसी बात नहीं, वे बड़े मेहनती होते हैं। धर्मपुर इलाके में जाकर देखो, राजा लक्ष्मीनाथ ने इनसे हजारों बीघा बंजर जमीन आबाद करवा लिया है। पड़ती और भीठ जमीन से ही तेजू बाबू को 2000 मन गेहूं उपजाकर संथालों ने दिया है, मालूम। जमींदार ने गांव वालों को विश्वास दिलाया था कि इन्हें गांव से अलग ही बसाएंगे। सभी जमींदारों ने इन्हें जंगल में ही बसाया है। उसके बाद से ही बबूल, झरबेर और साहुड़ के पेड़ों से भरे हुए जंगल हर साल साफ होकर आबाद होते गए। आज जहां सैकड़ों बीघे जमीन में मोती के दानों से भरी हुई गेहूं की बालियां पुरवैया हवा में झूम रही हैं, धरती का वो टुकड़ा सर्वे के कागजात और नक्शे में जंगल के नाम से दर्ज है। जिस जंगल में बाघ का शिकार खेलने के लिए जिले भर के राजा और जमींदार जमा होते थे, गांव के नई उम्र के लड़के तो विश्वास नहीं करते। नीलहे साहबों के नील के हौज ज्यादातर इन्हीं मूक इंसानों के काले शरीर के पसीने से भरे रहते थे। साहबों की कोड़ों की मार खाकर जमींदारों की कचहरियों में दिन भर मोगलिया बांधी की सजा भुगतने के बाद, मोगलिया बांधी यानी एक कड़ी सजा, शाम को मोहन की जादू भरी वंश बजी और सब कष्ट दूर हो गए। रिंग रिंग ताधिनता, डा डिग्गा। सोने के अनाज से भरे हुए धरती के गुप्त भंडार का उद्घाटन करने वाले पर धरती माता का कोप होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि आज जमीनों के मालिकों ने, जमीन के व्यवस्थापकों ने और धरती के न्याय ने धरती पर इनका किसी किस्म का हक नहीं जमने दिया है। जिस जमीन पर उनके झोंपड़े हैं वो भी उनकी नहीं। हल में जुता हुआ बैल दिन भर खेत चास करता है, चास यानी जोतना, इसलिए बैलों को भी धरती का हकदार कबूल किया जाए, ये कैसी बात है। 1947 के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समय इस जिले में एक अंग्रेज कलेक्टर आया था। उसने इस व्यवस्था को अन्याय समझ सुधारने की चेष्टा की थी। जिले भर के भूमिहार, जमींदार और राजा घबरा गए थे। जिले के अधिकांश नेता भूमिहार और जमींदार थे। अंग्रेज कलेक्टर पर इल्जाम लगाया गया, संथालों को उभार कर जिले में अशांति फैलाकर कांग्रेसी मंत्रिमंडल को असफल बनाने का षड्यंत्र करता है।
कांग्रेस संदेश के संपादकीय में संथालों के प्रति थोड़ी संवेदना प्रकट की थी। बेचारे विद्या अलंकार संपादक को उसी दिन मालूम हुआ था कि विद्या का अलंकार कितना बेमानी है। जिला मंत्री ने आंखें लाल करके कहा था, विद्यापीठ का शास्त्र यहां काम नहीं देगा। विद्यापीठ में गधे के सर पर सींग तो नहीं जम सकती है। जमींदारों ने अपने भाड़े के लठैतों को जगह जगह संथालों की लहलहाती फसलों पर हुल्का कर, हुल्का यानी धावा करना, संथाल टोली पर चढ़ाई करवाकर रुपए लाठी के हिसाब से बटोरे हुए लठेतों को संथालों के तीरों से जख्मी करवाकर सबल प्रमाण पेश कर दिया था। संथालों के जोर जुल्म का मुख्य कारण है ये अंग्रेज कलेक्टर। इसी के बल पर वे कूद रहे हैं। अंग्रेज कलेक्टर की तुरंत बदली हो गई। बहुत से संथाल सरकारी गोली से घायल हुए और सैकड़ों ने बिहार के विभिन्न जेलों में सफैया कमान में काम करते करते सारी उम्र बिता दी। सफैया कमान यानी मेहतर कमांड। इसके बाद फिर कौन चूं करता है। लेकिन मानर और डिग्गा की आवाज कभी मंद नहीं हुई, बांसुरी कभी मंद नहीं हुई और ना उनके तीरों में ही जंग लगे। आज भी कभी कभी बनेले जानवरों के शिकार के समय सूरज की किरणों में चमकदार चकाचौंध पैदा कर देते हैं इनके तीर। मलेरिया और काला आजार की क्रीड़ा भूमि में भी ये सबल और स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करते हैं। हड्डियों पर कलापूर्ण ढंग से तराश कर बैठा है जैसे मांस का उभार, कभी सूखा नहीं। ताजे फूलों की पंखुड़ियां जैसे उनके होंठ कभी जर्द नहीं हुए और न किसी संथाल के पेट में कभी पिलही बढ़ जाने की बात ही सुनी गई। अस्पताल खुलने से उनका क्या फायदा होगा। लेकिन जमीन जोतने वालों की, चलो चलो सभा देखने चलो, किसान राज कायम हो, मजदूर राज कायम हो, गरीबों की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद। ये जो लाल झंडा है आपका झंडा है, जनता का झंडा है, आवाम का झंडा है, इंकलाब का झंडा है। इसकी लाली उगते हुए आफताब की लाली है। ये खुद आफताब है। इसकी लाली, इसका लाल रंग क्या है? रंग नहीं, ये गरीबों, महरूमों, मजलूमों, मजबूरों, मजदूरों के खून में रंगा हुआ झंडा है। कामरेड सैनिक जी भाषण दे रहे हैं। खून में रंगा हुआ झंडा? बादरदास ने कालीचरण के कहने से हाथ में झंडा लिया था। बादरदास वैष्णव है, मांस मछली छूता भी नहीं, और ये आदमी के खून में रंगा हुआ झंडा। उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया कालिया ने। छी छी, वो हाथ में झंडे का बांस थामे खड़ा है। वो अचानक ही झंडे के बांस को छोड़ देता है। आदमी के खून में रंगा हुआ झंडा। जोतकी काका कहते हैं, पताखा पतन अशुभ अमंगल और अनिष्ट की सूचना है। सैनिक जी अपना भाषण जारी रखते हैं। भाषण के बीच में रुक जाने से फिर शुरू से याद करना पड़ता है। जिस तरह सूरज का डूबना एक महान सच है, पूंजीवाद का नाश होना भी उतना ही सच है। मिलों की चिमनियां आग उगलेंगी और उन पर मजदूरों का कब्जा होगा। जमीनों पर किसानों का कब्जा होगा। चारों ओर लाल धुआं मंडरा रहा है। उठो किसानों के सच्चे सपूतों, धरती के सच्चे मालिकों, उठो, क्रांति की मशाल लेकर आगे बढ़ो। बोलिए एक बार प्रेम से, सोशलिस्ट पार्टी की जय। यही पार्टी असली है, किसानों की पार्टी, गरीबों की पार्टी। सभा स्थल पर ही 300 मेंबर बन गए। संथाल टोली का एक आदमी भी गैर मेंबर नहीं रहा। सब लाल। सिर्फ सरदार टुडू 13 साल का लड़का रह गया है। वो रोता है। सरदार टुडू सैनिक जी के पास जाकर अपील करता है, इसका नाम लेम्बरी में नहीं लिखा जाएगा? क्यों? उम्र कम नहीं, देखिए इसको मोच का रेख आ रहा है। बालदेव जी कुछ बोलने को खड़े होते हैं। वासुदेव तुरंत उठकर कहता है, बालदेव जी, आपका विख्यान हम लोग बहुत सुन चुके हैं। आप पूंजीवाद हैं, इस सभा में आप नहीं बोल सकते। जनता ने भी विरोध किया। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जाइए कपड़ा कपूर जी बांटिए, चीनी ब्लैक कीजिए। अरे बाप, कितना टीन छुआ कहा नेताजी ने। 1000 टीन छुआ ब्लैक कर दिया मिनिस्टर कांग्रेसी ने। इसीलिए तो देहात से हुक्का उठ रहा है। अब लोग बीड़ी न पिए तो क्या करें? हुक्का के तंबाकू के लिए छुआ गुड़ कहाँ से आएगा? सब ब्लैक हो गया। अन्याय है। तहसीलदार साहब को तो नेताजी ने भरी सभा में बेइज्जत कर दिया। अलबत्त गाली देते हैं नेताजी।
जमींदार के दुम ये तहसीलदार मुफ्तखोर। मगर तहसीलदार साहब हंसते ही रहे थे। उस रात को बिदा पद नाच के बिकटा की भणैती सुनने के समय जैसी मंद मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी, आज भी है। कालीचरण अब खेलावन सिंह के कब्जे से बाहर है। कालीचरण यादव कुल कलंक है। बूढ़ा कुकरू बुढ़ापे तक खेलावन का बैल चराता था और उसका बेटा लीडर हो गया, सुशलिंग लीडर। इसको काबू में रखने का कोई हथियार भी नहीं, अंगूठे का टीप भी कभी नहीं लिया इससे। सिपहिया टोले का एक बच्चा भी सभा में नहीं था। उनके टोले में कटिहार से काली टोपी वाले दल के संयोजक जी आए हैं। लाठी भाला टरेनी देते हैं। छोटी जाति के लोगों की सभा में वे नहीं जा सकते। कालीचरण ने सैनिक जी के रहने का प्रबंध मठ पर किया है। महंत रामदास जी तो नाम के महंत हैं। मठ की असली मालकिन तो लक्ष्मी है। 15 सेर दूध को जलाकर खोआ बना है। मालपुआ की सौंधी सुगंध हवा में फैल रही है। लक्ष्मी पूछती है, काली बाबू, नेताजी डोल डाल से आकर स्नान नहीं करेंगे? सैनिक जी के साथ लाल पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक श्री चिनगारी जी भी आए हैं। दुबले पतले हैं, दिन भर खांसते रहते हैं। आंख पर बिना फ्रेम वाला चश्मा लगाते हैं। दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं। शायद इसीलिए चिनगारी जी नाम पड़ा है। डॉक्टर ने अंडा खाने के लिए कहा है। बिना अंडा खाए इतना गर्म अखबार कोई कैसे निकाल सकता है? लेकिन मठ पर अंडे का प्रबंध कैसे हो सकता है? लक्ष्मी के अतिथि सत्कार को भूलना असंभव है। चिनगारी जी रात में सोते समय सैनिक जी से कहते हैं, मैं लक्ष्मी जी पर एक मुक्त छंद लिखना चाहता हूं। ओ महान सतगुरु की सेविका, गायिका पवित्र धर्म ग्रंथ की, ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका, सुदर्शने प्रियदर्शनी, तुम स्वयं द्वंद्वयुक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 19, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 20, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कमली डॉक्टर को पत्र लिखती है, प्राणनाथ, तुम कल नहीं आए। क्यों नहीं आए? सुना कि रात में। कमली डॉक्टर को रोज पत्र लिखती है। लिखकर 5-7 बार पढ़ती है, फिर फाड़ डालती है। उसकी अलमारी के एक कोने में फाड़ी हुई चिट्ठियों का ढेर लग गया है। पत्र लिखने और लिखकर पढ़ने के बाद उसको बड़ी शांति मिलती है। जी बड़ा हल्का मालूम होता है और नींद भी अच्छी आती है। सुना कि रात में तुम गेहूं सांप से बाल बाल बच गए। भगवान को इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। रात में डॉक्टर गेहूं सांप से बाल बाल बच गए। गेहूं नहीं, घोड़ करैत। गेहूं और करैत का दोगला। घोड़े से ज्यादा तेज भाग सकता है। घोड़ करैत का काटा हुआ आदमी ओझा गुणी का मुंह नहीं देख सकता। आधी रात को खरगोश और चूहे अपने अपने पिंजड़ों में घबरा कर दौड़ भाग करने लगे। डॉक्टर साहब ने प्यारू को पुकारा, लेकिन प्यारू की नींद नहीं टूटी। जानवरों के कमरे का दरवाज़ा खोलकर टॉर्च देते ही डॉक्टर तड़प कर पीछे हट गए। सांप ठीक किवाड़ के पास ही अपनी पूंछ पर सारे धड़ को खड़ा किए फुफकार रहा था। तब तक प्यारू भी जग चुका था। उठते ही उसने बाएं हाथ से ऐसी लाठी चलाई कि सांप वहीं ढेर हो गया। 2.5 हाथ का सांप। डाइन का मंत्र 2.5 अक्षरों का होता है और डाइन का भेजा हुआ सांप 2.5 हाथ का। सुबह को जिसने ये बात सुनी, बस एक ही राय कायम की। ये तो पहले से ही मालूम था। डॉक्टर बाबू को इतना समझाया बुझाया कि पार्वती की माँ से इतना हेलमेल नहीं बढ़ावे। नहीं माने, अब समझें। वो राक्षसनी किसी को छोड़ेगी? जिसको प्यार किया उसको जरूर खाएगी। डॉक्टर बेचारा भी क्या करे? वो अपने मन से तो कुछ नहीं करता। उस पर तो पार्वती की माँ ने जादू कर दिया है। वो अपने बस में नहीं। मुफ्त में बेचारी की जान चली जाएगी एक दिन। कमली को डायन, भूत और डाकिन पर विश्वास नहीं। तहसीलदार साहब भी इसे मूर्खता समझते हैं। कालीचरण तो आदमी से बढ़कर बलवान किसी देवता को भी नहीं समझता। फिर डायन, भूत, ओझा गुणी किस खेत की मूली हैं? इन्हें छोड़कर गांव के बाकी सभी लोग डायन के बारे में एकमत हैं। बालदेव जी ने तो बहुत बार भूत को अपनी आंखों देखा है। भैंस के पीछे पीछे
खैनी तमाकू मांगता है भूत। डाकिन का पाँव उल्टा होता है और वो पेड़ की डाल से लटक कर झूलती है। भूत प्रेत झूठ है। तब कमला किनारे कोठी के जंगल के पास में रात को जो भक्क से राकस जल उठता है, दौड़ता है और देखते देखते 1 से 10 हो जाता है, सो क्या है। डॉक्टर साहब अब रोज मौसी के यहाँ जाते हैं। मौसी के यहाँ एक बार बिना गए उनको चैन नहीं। प्यारू कहता है। कमली सुनती है और हंसती है। डॉक्टर साहब गणेश को देखने जाते हैं प्यारू। वो लड़का तो आराम हो गया है, मुटाकर कोल्हू होता जा रहा है, उसको क्या देखने जाते हैं। अच्छा प्यारू, डॉक्टर साहब तो मेरे यहां भी रोज आते हैं। तुम्हारे यहां की बात दूसरी है दीदी। क्यों, दूसरी बात क्यों है। डॉक्टर साहब हंसते हुए आते हैं। अच्छा, तो प्यारू जी यहां दरबार कर रहे हैं। ये बुखार वाला खरगोश कैसे भाग गया। जी, हम दोपहर का दाना देने गए तो देखा कि पिंजड़ा खाली। सुबह सुई देने के बाद तो मैंने पिंजड़ा बंद कर दिया था। तुमने पानी पिलाने के बाद पिंजड़ा बंद नहीं किया होगा। महीने भर की मेहनत बेकार गई। प्यारू को इन चूहों और खरगोशों से बेहद नफरत है। आदमी के इलाज से जी नहीं भरता तो जानवरों का इलाज करते हैं। दिन भर पिंजड़ों को लेकर पड़े रहते हैं। बुखार देखते हैं, सुई देते हैं और खून लेते हैं। जब से ये जानवर आए हैं, डॉक्टर साहब को प्यारू से बात करने की भी छुट्टी नहीं मिलती। अब भांगड़ टोली के लोगों से कह रहे हैं 2-3 सियार के बच्चों की जरूरत है। उस दिन मदारी से बंदर मांग रहे थे। अजीब शौक है। प्यारू चुपचाप चला जाता है। माँ हंसती हुई आती है। डॉक्टर साहब, मैंने विषहरी माही को 1 जोड़ी कबूतर और दूध लावा कबूला है, और मैंने भी विषहरी दवा के लिए लिख दिया है। विषहरी दवा? हाँ, एंटीवेनम एक दवा है। सांप के काटे हुए का इलाज होता है। मैं एंटीवेनम से भी ज्यादा प्रभावशाली और सस्ती दवा की खोज करना चाहता हूं। सुनते हैं रौतहट स्टेशन के पास सपेरों का टोला है। सांप पकड़वा कर रखना होगा, तब माठी के महादेव नहीं, असली महादेव हो जाइएगा। कमली व्यंग करना जानती है। डॉक्टर साहब हंस पड़ते हैं और माँ हंसी को रोकते हुए कमली को डांटती है। जो मुंह में आया बोल दिया, जरा भी लाज लिहाज नहीं। इसके बाप ने तो इसे और भी बतक्कड़ बना दिया है। तुम्हें आकर चुप बैठो तो जरा, मैं चाय बना लाऊं। तहसीलदार साहब कहाँ गए हैं? डॉक्टर पूछता है। कटिहार, सर्किल मैनेजर के कैंप में गए हैं, कमली जवाब देती है। आज पहली बार कमली ने डॉक्टर को अपने पास अकेला पाया है। वो अपने चेहरे को देख नहीं सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। आंखों की पलकों पर भारी बोझ लद गए हैं। कान की ईयरिंग थरथरा रही है। सारी देह में गुदगुदी लग रही है। देह हल्की लग रही है। बेहोशी। वो बेहोश होना नहीं चाहती। नहीं नहीं डॉक्टर। कमला? जी। कमला, इधर देखो कमला। डॉक्टर, मुझे बचाओ। कमला, आंखें खोलो। कमला ने आंखें खोल दी। उसका सिर डॉक्टर की गोद में है। माँ हाथ में चम्मच लिए खड़ी है। भय से माँ का मुंह पीला हो गया है, लेकिन डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसकी बीमारी का तो टेर पता ही नहीं चलता है। लेकिन रोग तो धीरे धीरे घट रहा है। बेहोश हुई, पर 5 मिनट में ही स्वस्थ भी हो गई। इसी तरह एक दिन जड़ से ये रोग दूर हो जाएगा। कमला को ही चाय बनाने दीजिए। जाओ कमला। कमला उठकर इस तरह दौड़ी मानो कुछ हुआ ही नहीं था। डॉक्टर कमला की किताब हाथ में लेकर उलटता है। नल दमयंती, अस्याधिकारिणी कुमारी कमला देवी। दूसरी जगह कुमारी को काट दिया गया है और नाम के अंत में बनर्जी जोड़ दिया गया है। कमला देवी बनर्जी। डॉक्टर जल्दी से पृष्ठ उलटता है। आर्ट पेपर पर नल दमयंती की तस्वीर। नल के नीचे नीली पेंसिल से लिखा है प्रशांत, और दमयंती के नीचे लाल पेंसिल से कमला। डॉक्टर के ललाट पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक उठती हैं। उसे याद आता है, एक बार ममता के साथ बांकीपुर स्टेशन से लौट रहा था। रिक्शा पर बैठने के समय एक भिखारी ने घेर लिया था। जुगल जोड़ी कायम रहे, सुहाग अचल रहे, माँ का बाल बच्चा बनल रहे। ममता ने बैग से कन्नी निकाल कर दी थी और डॉक्टर की ओर देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, और डॉक्टर के ललाट पर इसी तरह पसीने की बूंदें चमक उठी थीं। डॉक्टर साहब, कमली के लिए एक अच्छा सा वर्ड ढूंढिए ना। आपके देश में आपके साथी संगी
माँ कहते कहते सिर पर घूंघट सरका कर चुप हो जाती है। तहसीलदार साहब आ गए। रणजीत के हाथ में एक बड़ी रोहू मछली है। ये नजराना कहाँ मिला? डॉक्टर साहब हंसते हैं। पकरिया घाट पर मछुआ लोग आज मछली मार रहे थे। तहसीलदार साहब ने मोढ़े पर बैठते हुए कहा। कमला चाय ले आई। डॉक्टर साहब, आज पाप की गठरी फेंक आया हूं। तहसीलदार साहब ने चाय की प्याली में चुस्की लेते हुए कहा। मतलब? ये तहसीलदारी पाप की गठरी ही तो थी। ये नया सर्किल मैनेजर आते ही आग पेशाब करने लगा। लाल पता का अखबार ने ठीक ही लिखा था। राजपार बंगा के मीरापुर सर्किल का नया मैनेजर नादिर शाह का भतीजा है। अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब कि जिन रैयतों के यहाँ सिर्फ 1 ही साल का बकाया है, उन पर नालिश कैसे किया जाए? फिर चुपचाप डिग्री जारी करवा कर नीलाम करो और जमीन खास कर लो। इतना बड़ा अन्याय मुझसे तो अब नहीं होगा। जमाना कितना नाजुक है, सो तो समझते हैं नहीं। मैंने साफ इनकार कर दिया तो कड़क कर बोले, नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो। गंगा स्नान से भी बढ़कर ऐसे पुण्य का अवसर बार बार नहीं मिलता। तुरंत इस्तीफा दे दिया। सारी जिंदगी तो गुलामी करते ही बीत गई। कमला की माँ, आज मत्स्य भगवान आए हैं। कमला से कहो डॉक्टर साहब को निमंत्रण दे दे। तहसीलदार साहब की रसिकता ने डॉक्टर को एक बार फिर नल दमयंती की याद दिला दी। कमला मुस्कुरा रही है। माँ कहती है, बगैर मिर्च मसाला की मछली कमली ही बना सकती है। डॉक्टर महसूस करता है कमला के निमंत्रण को अस्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं। कमला बनर्जी, कमला की आंखें, चांद बयेरी भेल बादल, मछली बयेरी महाजाल, तिरिया बयेरी दुहलोचन। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 20 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।